हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधानवाद का अर्थ पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि संविधानवाद है क्या, और ये संविधानवाद बताते हुए मैंने कहा था कि संविधानवाद की अवधारणा संविधान से जुड़ी हुई है ना। संविधान का अपना एक अलग अर्थ है और संविधानवाद का अपना एक अलग मतलब है। मैंने लास्ट में पिछली क्लास में ये भी कहा था कि जिन देशों के अंदर संविधान होता है, जरूरी नहीं कि वहां पर संविधानवाद हो, लेकिन जिन राज्यों या देशों के अंदर संविधानवाद होता है वहां अनिवार्यतः संविधान होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था। आज हम इन दो अलग अलग अवधारणाओं में तुलना कर रहे हैं, संविधान और संविधानवाद। ये तुलना करने से पहले मुझे लगता है कि एक बार छोटा सा संक्षेप में अर्थ में वापस रिपीट कर देता हूं, संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, फिर हम इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जब संविधान की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि संविधान लिखित और अलिखित कानूनों का संग्रह है। किसी भी राज्य के बारे में जब ऐसे लिखित और अलिखित कानूनों के द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और राज्य की विभिन्न संस्थाओं के संबंधों, शक्तियों, कार्यों, क्षेत्रों, सीमाओं, इन सब का निर्धारण किया जाता है, तो ऐसे लिखित और अलिखित कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ये एक परिभाषा हम लोगों ने डिटेल में पिछली एक टॉपिक के अंदर देखी थी। फिर संविधानवाद क्या है, तो मैंने बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया था कि अगर किसी देश का या राज्य का संविधान वहां की जनता की इच्छाओं के अनुरूप निर्मित हुआ है, इच्छाओं का मतलब अगर वहां के संविधान नागरिकों की परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं, आदर्शों, इन सबको ध्यान में रखकर अगर किसी राज्य का संविधान बनता है, फिर चाहे वो लिखित हो या अलिखित, अगर जन भावनाओं को ध्यान में रखकर किसी राज्य का संविधान बनता है और उस संविधान के हिसाब से अगर वहां पर शासन किया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी अवधारणा को हम क्या कहते हैं? ये संविधानवाद की अवधारणा है, जिसको डिटेल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो दो अलग अलग बातें हम लोगों ने अभी देखी है, संविधान एक अलग है और संविधानवाद एक अलग अवधारणा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो अंतर हमारे लिए जानना जरूरी है। अलग अलग आधारों पर हम अंतर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अंतर हम लोग देख रहे हैं परिभाषा, डेफिनेशन के आधार पर संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। तो ये आधार है, परिभाषा के आधार पर हम इन दोनों में अंतर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अंतर है? परिभाषा के आधार पर संविधान संगठन का प्रतीक होता है ना। संगठन किसको कहते हैं? आप लोगों ने बचपन से एक कहानी पढ़ी हुई है, लकड़ी के गट्ठर वाली। एक 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 लकड़ी को जब जुटा दिया जाता है और उनको आपस में मिलाकर बांध दिया जाता है, तो वो लकड़ी का गट्ठर बन जाता है ना। और उसी गट्ठर को हम क्या कहते हैं? वो लकड़ी का गट्ठर लकड़ियों के संगठन का प्रतीक है। जब हम संगठन की बात करते हैं, इसका मतलब जहां एक से ज्यादा व्यक्ति अथवा वेरिएबल होते हैं, उसको हम संगठन कहते हैं। संविधान भी क्या है? संविधान भी एक प्रकार का संगठन है। कैसे? कि संविधान कोई एक नियम या कानून से परिभाषित नहीं होता है। संविधान में बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारे प्रावधान होते हैं। आप याद करो संविधान की परिभाषा मैंने क्या कहा था? लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह। संग्रह किसका किया जाता है? बहुत सारी चीजों का। तो संविधान में भी क्या है? बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारे प्रावधान हैं और उनको एक संहिता में बांधा गया है। तो ऐसे कानूनों, नियमों के संग्रह को हम क्या कह रहे हैं? ये संविधान है। तो इसी रूप में हम क्या दूसरे शब्दों में क्या बता सकते हैं? संविधान एक प्रकार का संगठन का प्रतीक है, उस संगठन का जिसमें नियम और कानून आपस में
बंधे रहते हैं वो नियम और कानून जो राज्य और शासन और नागरिकों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये परिभाषा की दृष्टि से जहां पर संविधान संगठन का प्रतीक है, वहीं पर संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक होता है। विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी। संविधान को हमने क्या कहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन का प्रतीक है, लेकिन संविधानवाद किसका प्रतीक है, आइडियोलॉजी या विचारधारा का। कैसे, पहले हम बात करते हैं विचारधारा का मतलब क्या होता है। आइडियोलॉजी या विचारधारा का मतलब किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है, और जब उस सब को ध्यान में रखते हुए हम एक विशिष्ट नीति सोच निर्मित करते हैं तो वो विचारधारा कहलाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ के क्षेत्र में, आर्थिक या इकोनॉमिक क्षेत्र में अगर हम ये चाहते हैं कि किसी राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों को आर्थिक रूप से समान माना जाए, आर्थिक संसाधनों का उनके अंदर समान वितरण किया जाए, है ना। संक्षेप में हम क्या चाहते हैं, सभी के बीच में आर्थिक समानता चाहते हैं। तो अगर ये आर्थिक समानता स्थापित करनी है तो उसके लिए हमें उचित रणनीतियां बनानी पड़ेगी, उचित लक्ष्य तय करने पड़ेंगे, और इन सब को तय करके हम क्या कह सकते हैं, ये जो विचारधारा है जिसमें हम सबकी आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, ये समाजवादी विचारधारा है। समाजवाद जो सबके समानता की बात करता है, विषमता के अंत की बात करता है, शोषण के अंत की बात करता है। तो विचारधारा का मतलब क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर जब हम एक विशिष्ट सोच के साथ काम करते हैं तो वो विचारधारा बन जाती है। संविधानवाद भी एक विचारधारा का प्रतीक है। कैसे, क्योंकि संविधानवाद किसी राज्य के नागरिकों के आदर्श, नागरिक क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी उनकी मान्यताएं, उनकी आस्थाएं, उनकी परंपराएं क्या हैं, उन सबको ध्यान में रखकर संविधानवाद क्रियान्वित होता है। तो इसलिए हम संविधानवाद को क्या कह रहे हैं, ये एक आइडियोलॉजी या विचारधारा का प्रतीक है। तो आप पहला आधार आपने क्या देखा, परिभाषा या डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के बेस पर जहां संविधानवाद संगठन का प्रतीक होता है, संविधान संगठन का प्रतीक होता है, वहीं संविधानवाद किसका प्रतीक है, विचारधारा का। ये पहला अंतर हम इन दोनों के बीच में बता सकते हैं। दूसरा, नेचर या प्रकृति किस तरह की है, संविधान की प्रकृति किस तरह की है और संविधानवाद की प्रकृति किस तरह की है, इस आधार पर भी हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। पहला, प्रकृति के आधार पर संविधान साधन प्रधान धारणा है। साधन किसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा हम लिखना चाहते हैं, तो उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कुछ लिखना, और ये लिखने का उद्देश्य हम पूर्ति, इस उद्देश्य की पूर्ति किससे करेंगे, कलम से या पेंसिल से या पेन से, है ना। तो ये पेन पेंसिल हमारे लिए क्या हो गया, साधन। वो साधन जिसके माध्यम से हम अपने लिखने के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। संविधान भी एक साधन है। कैसे, क्योंकि संविधान में जितने भी नियम कानून प्रावधान बनाए गए हैं, है ना, या संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, उन सब साधनों, नियमों और कानूनों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, राज्य को, शासन को, नागरिकों को अच्छी तरह से नियंत्रित, निर्देशित, संचालित किया जा रहा है। तो ये नियम और कानून क्या हो गए, संविधान में उल्लेखित सभी नियम और कानून साधन हो गए, और वो साधन जिसके माध्यम से पूरी राज व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। तो प्रकृति की दृष्टि से संविधान क्या है, एक साधन प्रधान अवधारणा है। लेकिन जब हम संविधानवाद की बात करते हैं तो संविधानवाद साधन नहीं, साध्य प्रधान अवधारणा है। देखिए, साध्य का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, हमने क्या तय किया है, जो हमने तय किया है कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे लिए लक्ष्य अथवा साध्य कहलाता है। तो संविधानवाद क्या है, साध्य प्रधान अवधारणा है। आप अंतर देखना, संविधान को हमने साधन कहा है। साधन क्यों, क्योंकि संविधान में जो जो नियम कानून प्रावधान सम्मिलित है वो उससे राज व्यवस्था का संचालन किया जाता है। लेकिन करना क्या है, कैसे करना नहीं, कैसे करना है वो तो नियम बता रहे हैं जो संविधान में उल्लेखित है, लेकिन करना क्या है,
किसके लिए करना है, ये सब जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न विषय है ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि संविधानवाद में जनता के आदर्शों, जनता की मान्यताओं, जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उसके अनुसार जब शासन हो रहा है संविधान के माध्यम से, तो वो संविधानवाद है ना। तो संविधान क्या कर रहा है, साधन निर्मित कर रहा है नियमों और कानूनों के माध्यम से, लेकिन उससे प्राप्त क्या करना है वो संविधानवाद बता रहा है। इसीलिए संविधानवाद को हम क्या कह रहे हैं, ये साध्य प्रधान अवधारणा है। तो दूसरा अंतर हमने क्या देखा, प्रकृति की दृष्टि से जहां संविधान साधन प्रधान अवधारणा है, वही संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है। तीसरा, उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन की दृष्टि से संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है ना। उत्पत्ति का मतलब निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की है, निर्माण की या विकास की। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कोई चीज अस्तित्व में आती है तो उसको उत्पत्ति माना जाता है ना। तो संविधान की उत्पत्ति किस तरह से मानी जा रही है और संविधानवाद की क्या है, इस आधार पर अगर हम दोनों में अंतर देखें तो ये कहा जाता है कि संविधान सामान्यतः निर्मित किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संविधान क्या है, निर्माण उसका होता है, उसे बनाया जाता है। अगर आप विश्व में ब्रिटेन के संविधान को छोड़ दो, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान निर्मित नहीं बल्कि विकसित संविधान है ना, अगर हम ब्रिटेन के संविधान को छोड़ दें तो विश्व के बाकी देशों के संविधान निर्मित है। निर्मित का मतलब जिन्हें एक समय विशेष पर विशेषज्ञों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपको पता है भारत का संविधान कब बना, 1946 में बनना प्रारंभ हुआ और 1949 में बनकर तैयार हुआ। तो ये जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि है, इस विशेष समय में इस समय अवधि में संविधान सभा में जो विशेषज्ञ थे उन्होंने पर्याप्त विचार विमर्श करके भारतीय संविधान का निर्माण किया, बनाया। तो निर्मित संविधान हमने पढ़ा है, एक समय विशेष पर जिस संविधान को बनाया जाता है वो निर्मित संविधान है। तो संविधान उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होते हैं, सामान्यतः निर्मित होते हैं, निर्माण का परिचायक होते हैं। लेकिन जब हम संविधानवाद की बात करते हैं तो संविधानवाद निर्माण का परिचायक नहीं होता है, वो विकास का परिणाम होता है। कैसे, अब यहां पर देखिए, अभी मैंने परिभाषा के दौरान बताया था संविधानवाद में किन बातों को महत्व दिया जाता है, जनता की भावनाओं को, जनता की आस्थाओं को, जनता की मान्यताओं को, जनता की परंपराओं रीति रिवाजों को, इनको महत्व दिया जाता है संविधानवाद में। और ये जन मान्यताएं समय, आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है ना। और जब जनता की आकांक्षाएं या मान्यताएं बदलती है तो उसी के अनुरूप शासन का और राज्य का लक्ष्य भी परिवर्तित होता है। अभी आपने पढ़ा था ना, संविधानवाद क्या है, साध्य प्रधान अवधारणा है। साध्य मतलब लक्ष्य प्रधान अवधारणा है। तो जब नागरिकों के हित परिवर्तित हो रहे हैं, जब नागरिकों की आकांक्षाएं परिवर्तित हो रही है, तो उसी के अनुरूप संविधान भी परिवर्तित होता है। और जब संविधान नागरिकों के अनुरूप परिवर्तित हो रहा है और उस परिवर्तित संविधान के आधार पर जब शासन हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि संविधानवाद में भी विकास आ रहा है। संविधानवाद भी परिवर्तित हो रहा है, किसके अनुरूप, समय समय पर जो जनता की मान्यताएं बदल रही है उसके अनुरूप संविधानवाद में भी बदलाव आता है। तो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संविधान एक समय विशेष पर बनता है सामान्यतः, इसलिए संविधान उत्पत्ति की दृष्टि से निर्मित माना जाता है। लेकिन संविधानवाद एक समय विशेष पर उत्पन्न नहीं होता है। हो सकता है 1950 में भारतीयों की आकांक्षाएं कुछ और थी, तो उस समय संविधानवाद अलग था। लेकिन आज 70 सालों में भारतीयों की आकांक्षाएं, हित, मान्यताएं बदलते गए और आज हमारा लक्ष्य संविधान का कुछ और है ना। तो ये विकास का परिणाम है। तो इसलिए उत्पत्ति की दृष्टि से हम क्या कह रहे हैं, संविधान जहां निर्माण का परिणाम है वहीं संविधानवाद विकास का परिणाम है। अगला, क्षेत्र यानी कि एरिया या क्षेत्र की दृष्टि से भी संविधान और संविधानवाद में अंतर बताया जा सकता है। अब आप क्षेत्र का मतलब अगर हम बात करें तो क्षेत्र का मतलब यहाँ पर हम
भौगोलिक एरिया के रूप में समझ सकते हैं ना। जैसे हर कमरा हम बता सकते हैं कि उसका एक निश्चित एरिया है, वहीं तक वो फैला हुआ है। क्षेत्र को हम फैलाव से भी समझ सकते हैं, कोई चीज कहां तक फैली हुई है। जैसे अगर आपको भारत की बात करें तो आप भारत का एक नक्शा बता सकते हो, और उस आप बता सकते हो कि इस नक्शे की जो बाउंड्री है उसके बाहर भारत नहीं है, भारत उस जो नक्शा है हमारा उसके अंदर है। तो ये जो बाउंड्री है उसको हम क्या कह रहे हैं, ये एरिया या क्षेत्र है। तो क्या संविधान का भी अपना कोई क्षेत्र है, या क्या कोई संविधानवाद का भी अपना क्षेत्र है? तो हाँ, हम इसके बारे में भी दोनों में अंतर बता सकते हैं। क्या अंतर है? संविधान को हम अपवर्जक अवधारणा मानते हैं, ठीक है। अपवर्जक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्लूसिव। आप कई बार टीवी पर देखते होंगे, समाचारों में देखते होंगे एक्सक्लूसिव न्यूज। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? जो सिर्फ मेरा है, जो और किसी का नहीं है। अपवर्जक को अगर हम अपनी भाषा में समझें, अपवर्जक या एक्सक्लूसिव का मतलब जिसका संबंध केवल मेरे से है और किसी से नहीं, या जो केवल मेरे से जुड़ा हुआ है और किसी से नहीं। तो संविधान भी एक एक्सक्लूसिव या अपवर्जक अवधारणा है। कैसे? जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर भारत का संविधान लो, तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, है ना। और इन 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों से शासन कहां पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। दुनिया के किसी और देश में इस संविधान के आधार पर शासन नहीं किया जा रहा है। किसी और देश की अगर हम बात करें तो वहां का शासन वहां के संविधान के अनुसार किया जा रहा है। इन सब बातों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हर राज्य का अपना एक संविधान होता है। एक राज्य के संविधान के आधार पर विभिन्न राज्यों का संचालन नहीं होता है। विश्व के अंदर जितने भी देश जिनको हम राज्य कहते हैं, उन राज्यों का संचालन वहां के अपने संविधान, एक्सक्लूसिव संविधान के आधार पर किया जाता है, जो कि वहां की जनता, वहां के शासन इनके द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हर संविधान का अपना एक एरिया है। जैसे भारत का संविधान कहां पर लागू हो रहा है? केवल भारतीय सीमा के अंदर। जो मैंने कहा ना, फैलाव, भारतीय संविधान का फैलाव कहां तक है? भारत की सीमा के अंदर। तो ये एक्सक्लूसिव संविधान है। चाइना का संविधान कहां पर लागू हो रहा है? केवल चाइना की बाउंड्री के अंदर। कनाडा का संविधान कनाडा की बाउंड्री के अंदर। स्विट्जरलैंड का संविधान वहां की बाउंड्री के अंदर। तो हर राज्य का संविधान जो है वो अपवर्जक होता है, एक्सक्लूसिव होता है, वो केवल उसी राज्य के अंदर प्रभावी होता है। लेकिन जब हम संविधानवाद की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो वो अपवर्जक नहीं होता है, वो एक्सक्लूसिव नहीं होता है। संविधानवाद अंतर्भूतकारी अवधारणा है। अंतर्भूतकारी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव। जैसे संविधान को अपवर्जक को एक्सक्लूसिव माना था, वैसे ही संविधानवाद को हम क्या कह रहे हैं? ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब जिसकी बाउंड्री एक निर्धारित राज्य नहीं है, जिसकी बाउंड्री बाहर तक भी फैली हुई है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह मानना था कि नागरिकों के विकास के लिए नागरिक अपनी इच्छा से अपने व्यक्तित्व को निर्मित कर सके, इसके लिए राज्य और संविधान के द्वारा उन्हें कुछ अधिकार दिए जाने आवश्यक है। ये एक विचार है। क्या विचार? कि नागरिकों को विकास के लिए कुछ अधिकार संविधान के माध्यम से दिए जाएं, और इस विचार को क्रियान्वित करते हुए भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को अभी 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। अब यही विचार अमेरिका में भी हो सकता है। वहां पर भी शासन का यह मानना है कि नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तो जो विचार भारत में है और उस विचार के अनुरूप संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वही विचार अमेरिका के अंदर भी है, और उसी के अनुरूप वहां के संविधान में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हम बात विचार की कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सबसे पहली जो हमने डिफरेंस देखा था उसमें क्या कहा था कि संविधानवाद विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी का प्रतीक है। तो दो देशों या दो राज्यों के अंदर समान विचार हो सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि उस विचार के आधार पर प्रावधान अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं
भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, लेकिन वही 6 अधिकार उसी रूप में अमेरिका के नागरिकों को प्रदान नहीं है ना। वहां के संविधान ने अलग तरह से अलग मात्रा में नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं, और भारतीय संविधान ने अलग तरह से अलग मात्रा में अलग स्वरूप वाले अलग प्रकृति वाले मौलिक अधिकार नागरिकों को दे रखे हैं। लेकिन जो बेसिक विचार है, वो बेसिक विचार भारत में भी है, वो बेसिक विचार अमेरिका में भी है, वो बेसिक विचार चाइना में भी है, वो बेसिक विचार हो सकता है किसी और राज्य में भी हो। तो इसीलिए संविधानवाद को हम क्या कह रहे हैं, ये इंक्लूसिव अवधारणा है। इंक्लूसिव मतलब बहुत सारे देशों के अंदर या बहुत सारे राज्यों के अंदर एक समान विचारधारा पाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी राज्यों में समान विचारधारा पाई जाती है, हम केवल इतना कह रहे हैं कि जैसे संविधान हर राज्य में अलग अलग होता है अनिवार्यतः, है ना, इसीलिए वो एक्सक्लूसिव अवधारणा है। लेकिन संविधानवाद बहुत सारे राज्यों में एक जैसा हो सकता है, एक जैसी विचारधारा हर बहुत सारे राज्यों में देखी जा सकती है। इसलिए संविधानवाद को हम इंक्लूसिव या अंतर्भूतकारी अवधारणा बता रहे हैं। एक आखिरी अंतर जब दोनों में हम देखते हैं, संविधान और संविधानवाद में, तो वो है औचित्य के आधार पर। औचित्य किसको बोलते हैं कि कोई चीज सही है या नहीं है ना, वही उसकी औचित्यता, उसकी प्रामाणिकता, उसकी रिलेवेंसी ये तय करती है। अगर हम बहुत सरल शब्दों में कहें, उचित है या नहीं, या अगर उचित है तो किस आधार पर और अनुचित है तो किस आधार पर, ये हमें जानना हम बहुत जरूरी है। तो संविधान का औचित्य क्या है और संविधानवाद का औचित्य क्या है, ये भी दोनों में अंतर स्पष्ट करता है। सबसे पहली बात, अगर औचित्य के आधार पर हम संविधान को देखें तो विधि यानी कि कानून के आधार पर संविधान का औचित्य तय होता है। क्या मतलब हुआ इसका? संविधान में क्या है? नियम, कानून, प्रावधान, कौन से? जो उस राज्य की शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर वो नियम, वो विधि या वो कानून उस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए पर्याप्त हैं, तो वो संविधान उचित माना जाता है ना। तो संविधान का औचित्य किसके आधार पर है? विधि के आधार पर, है ना। अगर संविधान में विधि या नियम या कानून नहीं होंगे तो वो संविधान नहीं कहलाएगा, है ना। तो संविधान का औचित्य किसके आधार पर है कि उसके अंदर नियम सम्मिलित है, विधि सम्मिलित है, वो नियम या सम्मिलित जो उस राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जरूरी है। लेकिन संविधानवाद का औचित्य कैसे तय हो रहा है? तो वो विचारधारा के आधार पर तय हो रहा है। जैसे मैंने आपको, आप याद करो, अभी आज भी मैंने रिपीट किया था और पिछली क्लास में कहा था कि हर राज्य जिसके अंदर संविधान होता है, जरूरी नहीं कि वहां पर संविधानवाद हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि जिस राज्य में संविधान है वहां पर संविधानवाद भी हो। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने उदाहरण दिया था, मैं एक निरंकुश शासक हूं, तानाशाह हूं, और मैंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कायदे बना दिए जिसमें जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, उनकी आदर्श, उनकी मान्यताएं, परंपराएं क्या है, मैंने उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं शासक ऐसा हूं जो केवल अपना मतलब देखता है, और जब मैं अपने मतलब को ध्यान में रखकर संविधान बना रहा हूं तो संविधान तो है लेकिन उसमें जनता की हितों या भावनाओं को ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए वो संविधानवाद नहीं है ना। मैंने एक दूसरी बात और भी बताई थी कि जहां पर भी संविधानवाद है वहां अनिवार्यतः संविधान होता है। मतलब कि संविधानवाद की परिभाषा में हमने क्या देखा था कि जब किसी राज्य का संविधान नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप बन रहा है और उस संविधान के आधार पर संविधान शासन हो रहा है, तो वो संविधानवाद है। तो संविधानवाद के लिए जरूरी चीज संविधान है ना। तो यहाँ पर हम उसी इन्हीं बातों को आधार बनाकर क्या देख रहे हैं
कि संविधानवाद का औचित्य विचारधारा है। कौन सी विचारधारा? वो विचारधारा जो इस बात पर बल देती है कि संविधान में जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी विधियां, कानून या प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, उनका सीधा संबंध नागरिकों के हितों से, नागरिकों की आस्थाओं से, नागरिकों की मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, अभिवृत्तियों से होना चाहिए। अगर संविधान में सम्मिलित विधियां इस आधार पर बनाई गई है तो वो संविधानवाद है ना। तो संविधानवाद का औचित्य क्या है? एक विचारधारा जो संविधान को जनता के साथ जोड़ने पर बल देती है। तो ये पांचवा अंतर हमने देखा औचित्य के आधार पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली बात हम लोगों ने देखी कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या? परिभाषा के आधार पर। क्या अंतर है? कि परिभाषा के आधार पर संविधान संगठन का प्रतीक है, यानी कि जिसमें नियमों और कानूनों का संग्रह है, वहीं संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। दूसरा अंतर हम लोगों ने देखा था प्रकृति या नेचर के आधार पर। संविधान की प्रकृति क्या है? ये एक साधन प्रधान अवधारणा है, जबकि संविधानवाद साध्य यानी कि लक्ष्य प्रधान अवधारणा है। तीसरी बात हम लोगों ने देखी थी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान एक निर्मित अवधारणा है, संविधान का निर्माण किया जाता है, और संविधानवाद एक समय विशेष पर निर्मित नहीं होता है, बल्कि हमेशा विकास का परिणाम होता है। क्षेत्र के आधार पर हमने बात कही कि संविधान अपवर्जक या एक्सक्लूसिव होता है, अर्थात हर राज्य का अपना एक संविधान होता है। हो सकता है बहुत से राज्यों के संविधान के प्रावधान सिमिलर हो, लेकिन उनमें गुणात्मक अंतर होता है। मात्रा समान हो सकती है, लेकिन गुणात्मक अंतर होता है। तो हर राज्य का अपना एक पृथक संविधान होता है। तो क्षेत्र की दृष्टि से हम क्या कह रहे हैं? संविधान एक अपवर्जक अवधारणा है, लेकिन संविधानवाद एक इंक्लूसिव अंतर्भूतकारी अवधारणा है। बहुत से राज्यों में समान विचारधारा के आधार पर संविधान को निर्मित किया जा सकता है, इसलिए यह अंतर्भूतकारी अवधारणा है। और आखिरी अंतर हम लोगों ने देखा औचित्य के आधार पर। संविधान का औचित्य विधि या कानून के आधार पर तय किया जाता है, और संविधानवाद का औचित्य विचारधारा के आधार पर तय किया जाता है। तो ये 5 आधार, और इन 5 आधारों पर हमने देखा कैसे संविधान और संविधानवाद में अंतर होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, संविधान और संविधानवाद में अंतर।